करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर मोबाइल स्क्रीन पे, यूवी विकिरण से उत्पन्न उत्परिवर्तन को कोशिका को दृश्य प्रकाश दिखाकर समाप्त किया जा सकता है। इस घटना को क्या कहते हैं? म्यूटेशन produced by UV radiation can be preserved by exposing the cells to visible light. This phenomena is known. Option A photoreactivation, ड्यूरिनेशन, प्रोटोमेराइजेशन, इनमें से कोई नहीं। आंसर जल्दी करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस एमसीक्यूज कर सके, ठीक है ना? बिल्कुल। तो आशा करता हूँ आपने आपका ऑप्शन चुन लिया होगा। आपके मन में चुन लो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर लिख भी सकते हो कि हमारे हिसाब से ये होना चाहिए। उसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा उससे मैच करवाना, अगर सही चला गया तो 1 नंबर दे लेना अपने आप को, ठीक है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फोटो रेक्टिवेशन। हाँ, इस घटना को फोटो रेक्टिवेशन अपन बोलते हैं। तो पहला वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रोटीन हार्मोन के लिए ग्राही अणु पाए जाते हैं। थोड़ा सा जूम आउट में कर देता हूं। प्रोटीन हार्मोन के लिए ग्राही अणु पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन देख लो अच्छे से, और इसी प्रकार एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। प्रोटीन हार्मोन्स के लिए ग्राही अणु पाए जाते हैं, बताओ। बिल्कुल, आंसर दो इसका। प्रोटीन हार्मोन के लिए ग्राही अणु पाए जाते हैं। तो ये जो है ना, सेल की जो सरफेस होती है वहां पे पाए जाते हैं, सेल सरफेस। तो सेल सरफेस कहाँ पे दे रखा है? ऑप्शन डी में दे रखा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। हाँ, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, थायरोक्सिन का अल्प स्रावण उत्पन्न होता है। थायरोक्सिन का अल्प स्रावण उत्पन्न होता है। थायरोक्सिन का अल्प स्रावण उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? जड़ मानवता, मैक्सिडिमा, या फिर दोनों, या फिर आपका नेत्रोसेंधी गलखंड। तो देखो, थायरोक्सिन का अल्प स्रावण, जब अपन ने थायरोक्सिन हार्मोन पढ़ा था तो वहां पे अपन ने क्या देखा था? अगर इसका अल्प स्रावण होगा ना तो क्रेटिनिज्म यानी कि जड़ मानवता और मैक्सिडिमा देखने को आपको मिलेगा। हाँ, जड़ मानवता और मैक्सिडिमा आपको देखने को मिलेगा। इस पॉइंट ऑफ विशेष का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए व बी दोनों। अगर आपने भी इसी को चुना है तो नंबर दे सकते हो। अगला क्वेश्चन, अस्तनीय हृदय का कौन सा भाग पेसमेकर का काम करता है? विच पार्ट ऑफ मेमेलियन हार्ट एक्ट लाइक पेसमेकर? बहुत अच्छा क्वेश्चन। एवी नोड, एसए नोड, या फिर एसवी नोड, या फिर प्रोकेंजे फाइबर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट बन सकता है ये। तो अपन ने क्या पढ़ा था? अस्तनीय हृदय का कौन सा भाग पेस मेकर की तरह कार्य करता है? तो अपन ने एनसीईआरटी में पढ़ा था कि जो एस ए नोड होता है ना, वो पेस मेकर की तरह काम करता है, एस ए। तो ये कहाँ पे दे रखा है? ये दे रखा है ऑप्शन बी में, एस ए नोड। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपने भी यही सोचा था तो नंबर दे सकते हो अपने आप को। अगर कुछ गलत सोचा तो याद रख लेना अब कि ऐसे होता है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? इंसुलिन ग्रंथि में 3
सेल्स होती है अल्फा बीटा गामा, है ना, और तीनों से अलग अलग हार्मोन और एंजाइम सीक्रेट होते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा होता है? तो अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था कि इंसुलिन हार्मोन बीटा सेल्स के द्वारा सीक्रेट होता है। तो बीटा सेल्स कहाँ पे दे रखा है? तो ऑप्शन बी में दे रखा है, तो बी इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अस्थियों में मिट्रल वाल्व किसके मध्य छिद्र की देखरेख करता है? मिट्रल वाल्व इन मैमल्स गार्ड द ओपनिंग बिटवीन। अस्थियों में मिट्रल वाल्व किसके मध्य छिद्र को देखरेख करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए। तो अपन ने देखो हार्ट के बारे में पढ़ा था अपन लोगों ने, तो क्या देखा था? अपन ने देखा था कि अस्थियों में मिट्रल वाल्व किसके मध्य छिद्र की देखरेख करता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का बायां आलिंद तथा बायां नीले। बायां आलिंद यानी कि जो आपका लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्टी वेंट्रिकल होगा। तो ये कहाँ पे दे रखा है? ये दे रखा है ऑप्शन डी में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी में होता है आपका मिट्रल वाल्व। अगला क्वेश्चन, मानव में O2 के कितने अणु हीमोग्लोबिन के एक अणु के साथ जुड़ सकते? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ब्लड वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, रक्त वाले चैप्टर में। हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ O2 कैन एसोसिएट विथ हेमोग्लोबिन इन मैन? 1 2 3 4 बताइए। हीमोग्लोबिन के एक अणु के साथ जुड़ सकता है। O2 के कितने अणु हीमोग्लोबिन के एक अणु के साथ जुड़ सकता है? तो अपने क्या देखा था? 4, ठीक है, कि O2 के 4 अणु जुड़ सकते हैं। तो 4 कहाँ पे दे रखा है? ऑप्शन डी में दे रखा है। तो डी में दे रखा है, तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक, 4 याद रखना एग्जाम तक ये बात। कार्बन मोनोऑक्साइड का घातक प्रभाव उसकी O2 की तुलना में हीमोग्लोबिन के प्रति अधिक बंधुता होती है। हाँ, ये तो सही बात है। कार्बन मोनोऑक्साइड का घातक प्रभाव उसकी O2 की तुलना में हीमोग्लोबिन के प्रति अधिक बंधुता होती है। 200 गुना, 2 गुना, 1000 गुना, 20 गुना, कितनी होती है O2 के कंपैरिजन में? हाँ बताओ, O2 के कंपैरिजन में CO2 की बंधुता कितनी होती है, कितनी गुना होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये होती है 200 गुना, 200 गुना। तभी तो आपने देखा होगा कि जब कोई भी इंसान CO2 के संपर्क में आता है ना, यहाँ पे यहाँ पे CO के संपर्क में, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO के संपर्क में आता है तो उसका दम घुटने लग जाता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बंधुता है वो 200 गुना अधिक है, तो ऑक्सीजन को पीछे छोड़ देगा वो। इसी कारण आपने देखा होगा कि सर्दियों में जो हीटर चला के सोते हैं ना, हीटर चला के, तो रूम में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता हो जाती है, और अधिकता हुई और वैसे इसकी क्षमता ज़्यादा है हीमोग्लोबिन के साथ, तो ये सांस के माध्यम से, फेफड़ों के माध्यम से ब्लड में चला जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, और हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाएगा और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और इंसान का दम घुट के मृत्यु हो जाएगी। बहुत सारे केसेस भी देखे होंगे आपने। इसीलिए बंद कमरे में कभी भी हीटर नहीं चलाना चाहिए, और ना ही जो कोयले होते हैं वो जलाना चाहिए, गलत बात है। क्योंकि इनसे क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि आपके हीमोग्लोबिन से जुड़ के आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म कर देता है, और फिर आप भी खत्म हो सकते हो। इसलिए कभी भी हीटर मत चलाना बंद रूम में।
वेंटिलेशन होना चाहिए अच्छा खासा। तो 200 गुना कैपेसिटी होती है इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड की। कौन सा एक बाकी 3 की श्रेणी से भिन्न है? विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ नो अदर 3? गैस्ट्रिन, ग्लूकागोन, सिगरेटिन, टाइलिन। कौन सा एक बाकी 3 श्रेणी से भिन्न? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो यहाँ पे गैस्ट्रिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया, सिगरेटिन हो गया, ये सारे हार्मोन है। एक इसमें एंजाइम दे रखा है, तो ऑब्वियसली बात है हार्मोन तो एक जैसे हो गए और एंजाइम अलग हो गया। कौन सा एक 3 से भिन्न है? तो गैस्ट्रिन भी हार्मोन है, ग्लूकागोन भी हार्मोन है, सिगरेटिन भी हार्मोन है, टाइलिन एंजाइम है, तो ये अलग हो गया। तो राइट ऑप्शन भी टाइलिन ही होगा, टाइलिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मानव भोजन में लंबे समय तक निकोटिनिक एसिड यानी नियासिन की कमी से होता है, क्या होता है? क्या होता है नियासिन की कमी से? बोलो बोलो। सोच लिया होगा आप लोगों ने, तो मैंने पढ़ाया था विटामिन अच्छे से आप लोगों को, है ना? तो विटामिन के केमिकल नेम आपको पता होना चाहिए। विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। वसा में जो गुलनशील विटामिन है वो कौन से है, और जो फैट में गुलनशील है वो कौन से है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का, बिल्कुल आपने सही चुना होगा, पेलेग्रा। पेलेग्रा। तो ऑप्शन 20 का राइट है। अगला, लिगामेंट टेंडन्स आर विच टाइप ऑफ टिश्यू? स्नायु और कंडरा किस प्रकार के उत्तक है? जो आपके लिगामेंट और टेंडन्स होते हैं ना, वो किस प्रकार के टिश्यू है? किस प्रकार के टिश्यू है? कार्टिलेज, मस्कुलर, बोनी या फिर कनेक्टिव टिश्यू? तो क्या पढ़ा था अपन लोगों ने टिश्यू चैप्टर में? क्या पढ़ा था बोलो? वेरी गुड। जो आपके टेंडन्स होते हैं, है ना, जो कंडरा होते हैं, लिगामेंट होते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू है तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, क्योंकि इसी में दे रखा है। ठीक, चलिए बढ़ते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन, अस्थियों के आरबीसी है, आरबीसी ऑफ मैमल्स किस प्रकार के? अपने इंसानों का आरबीसी की क्या विशेषता है? वर्ताकार होते हैं, उभयावतल होते हैं, मतलब सर्कुलर होते हैं, बाइकॉनकेव होते हैं, ओवल होते हैं, या बाइकॉनकेव आप बोल सकते हो, सर्कुलर होते हैं, बाइकॉन्वेक्स बोल सकते हो, बताइए। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? वेरी गुड, वर्ताकार और उभयावतल। सर्कुलर होती है और बाइकॉनकेव होती है, वर्ताकार और उभयावतल। तो ये दे रखा है आपका, देखो बाइकॉनकेव अलग है और बाइकॉन्वेक्स अलग है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स होगा या फिर कॉनकेव होगा? हिंदी में तो उच्चारण एक जैसा निकलता है ना? तो कॉनकेव होगा, सर्कुलर और कॉनकेव, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगर आपने भी ए को चुना है तो नंबर दे लो आप, ऑप्शन ए। अगला, डिस्मोसोम्स का संबंध है। डिस्मोसोम्स अपन लोगों ने पढ़ा था, सेल डिवीजन से, सेल एक्सक्रीशन से, जो आपका कोशिका उत्सर्जन होता है, या फिर आपका साइटोलिसिस से।
या फिर दो कोशिकाओं के परस्पर जुड़ने से? बहुत इंपॉर्टेंट है। दो आंसर। डाइमोसोम्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दो कोशिकाओं के परस्पर जुड़ने से। बिल्कुल आपने सही सुना, दो कोशिकाओं के परस्पर जुड़ने से। अटैचमेंट ऑफ टू सेल, तो इसका डी सही होगा। पेशियों की उत्पत्ति किस भ्रूण जनिक स्तर से होती है? पेशियों की उत्पत्ति किस भ्रूण जनिक स्तर से होती है, बताइए। एक्टोड्रम, एंडोड्रम, मेसोड्रम या फिर तीनों? तो अपने क्या पढ़ा था? पेशियों की उत्पत्ति। मैंने बोला था कि हर एक आपको याद रखना है कि किसकी उत्पत्ति किससे होती है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। तो पेशियों की उत्पत्ति जो है ना, वो मेसोड्रम से होती है। मेसोड्रम, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेसोड्रम। अगला क्वेश्चन, हेयरसेन तंत्र पाया जाता है। हेयरसेन सिस्टम इज फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है हेयरसेन सिस्टम? ये चार ऑप्शन देख सकते हो। अस्थियों की हड्डी में, मेंढक की हड्डी में, या फिर अस्थियों की पेशी में, मेंढक की पेशी में, कहाँ पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप मान सकते हो। तो हेयरसेन सिस्टम जब अपन ने पढ़ा था तो अपन ने ये देखा था, ये जो अस्थियों की हड्डियां होती है उसमें पाया जाता है, बोन ऑफ मैमल्स, हड्डियों में। तो अस्थियों की हड्डियों में ऑप्शन पहला वाला ही सही है। अगर आपने भी यही चुना तो नंबर दे सकते हो। अगला क्वेश्चन, कैटाड्रोमस अभिगमन में मछलियां पाई जाती है। कैटाड्रोमस अभिगमन में मछलियां पाई जाती है। क्वेश्चन को देख लो अच्छे से पहले। समुद्र से मीठे जल में, मीठे जल से समुद्र में, पोखरों से नदी में, या फिर नदी से नदी में। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, आना चाहिए। मीठे जल से समुद्र में अपन ने पढ़ा था, ठीक है, मीठे जल से समुद्र में। तो कैटाड्रोमस अभिगमन में मछलियां पाई जाती है मीठे जल से समुद्र, तो ये बी वाला ही सही आप लोगों का था, ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, पायरिया रोग का जनक जीव है। पॉजिटिव एजेंट ऑफ पायरिया डिजीज। पायरिया रोग का जनक, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्राइकोमोनेस टिनेकस, ट्राइकोमोनेकस टिनेकस। ट्राइकोमोनेकस टिनेकस, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ये दे रखा आपका पहला वाला। खटमल किस रोग का वाहक है? जो बेड बग होता है, वेक्टर विच ऑफ द डिजीज, किसका है?
टाइफाइड फीवर का, रेंज जेवर का, टाइपस रिलेप्सिंग जवर का, कालाजार का। तो खटमल तो देखा होगा, सुना होगा और अधिकतर आता जाता रहता है खटमल। तो किस रोग का वाक है? तो ये है टाइपस रिलेप्सिंग जवर होता है ना, उसका है ये। किसका? टाइपस रिलेप्सिंग जवर का। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर आपने भी इसी को चुना है तो नंबर दे सकते हो आप अपने आप को, इसमें कोई दो राय नहीं है। निंद्रा रोग का वाक, वेक्टर ऑफ स्लीपिंग सिकनेस डिजीज, सैंड फ्लाई, सीसी फ्लाई, या फिर आपका चूहा। ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का? सीसी मक्खी। सीसी मक्खी कहाँ पे दे रखा है? ये दे रखा है बी में, क्योंकि निंद्रा रोग का यही है। तो ऐसे याद रख लो कि सीसी करके नींद आ जाती है, तो याद हो जाएगा आपको सीसी, है ना? हाँ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से किस प्रकार का मलेरिया होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से किस प्रकार का मलेरिया होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम कॉज विच टाइप ऑफ मलेरिया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा परनीसियस अथवा मैलिग्नेंट मलेरिया। परनीसियस अथवा मैलिग्नेंट मलेरिया। तो ये तो ऑप्शन बी में दे रखा है, तो बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एग्जाम तक याद रख लेना। किस संघ के सब सदस्य समुद्री होते हैं? ऑल एनिमल्स ऑफ विच फाइलम आर मेराइन? पोरीफेरा, स्लेंट्रेटा, इकानोडर्मेटा, मोलस्का। तो राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए? याद कर लेना अभी भी, जो चैप्टर दे रखा है ना क्लासिफिकेशन वाला, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा, है ना, एस्केरिस, एनिलिडा, ये आपको याद करने होंगे। एक दो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। किस संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं? तो अपन ने एनसीईआरटी में क्या पढ़ा था? इकाइनोडर्मेटा। ये जो होते हैं ये सभी समुद्री होते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा कहाँ पे दे रखा है? ऑप्शन सी में दे रखा है। तो ऑप्शन सी अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, द्विनामपत्ति में एक जंतु के नामकरण के लिए दो पद उपयोग किए जाते हैं। ये दो पद है ना, वो क्या प्रदर्शित करते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं? क्या इंडिकेट करते हैं? ऑर्डर, फैमिली, या फिर जीनस, स्पीसीज, या बताइए। वेरी गुड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रेणी एवं जाति। ठीक है, जीनियस एंड स्पीसीज। कहां पे दे रखा है जीनियस और स्पीसीज? ये दे रखा जीनियस और स्पीसीज, ये कहां पे दे रखा है? ये दे रखा ना, ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन से संघ में जातियों की संख्या सबसे अधिक होती है? प्रोटोजोआ, मेटाजोआ, आर्थ्रोपोडा, कोर्डेटा। पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो आ जाएगा आंसर। उसमें क्या है? चैप्टर अगर याद है ना क्लासिफिकेशन वाला अच्छे से आपको, तो आ जाएगा। पढ़ रखा है आप लोगों ने आर्थ्रोपोडा के बारे में, मेटाजोआ के बारे में, कोर्डेटा के बारे में। कौन से संघ में जातियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा
अर्थोपोडा, क्योंकि अर्थोपोडा में संधि युक्त पैर वाले जीव आते हैं और आपने देखा होगा अधिकतर इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए राइट ऑप्शन क्या होगा, अर्थोपोडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव पूर्वज जिसका कंकाल लगभग वर्तमान मानव के कंकाल जैसा था। मानव पूर्वज जिसका कंकाल लगभग वर्तमान मानव के कंकाल जैसा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो जब अपने चैप्टर पढ़ा था ये, तो यहाँ पे क्रो मैग्नन मानव के बारे में अच्छे से पढ़ा था। क्रो मैग्नन मानव जिसका कंकाल लगभग वर्तमान मानव के कंकाल जैसा है। तो क्रो मैग्नन कहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा बी में, तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पेब्राइन नामक बीमारी किस उद्योग से संबंधित है। हाँ पेब्राइन, हाँ देखो अगर कोई इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो उसको होने के चांस ज्यादा रहते हैं। सेरिकल्चर, एपीकल्चर, कुक्कुट पालन से, मछली पालन से। हाँ पेब्राइन नामक बीमारी, तो ये संबंधित है मेरे प्रिय विद्यार्थियों सेरिकल्चर से। जो सेरिकल्चर में काम करते हैं तो मतलब उस डिपार्टमेंट से संबंधित है, सेरिकल्चर से। अगला क्वेश्चन, अगर आपने भी यही चुना था तो नंबर दे सकते हो आप। ट्राइसोमी व्यक्त, हाँ ट्राइसोमी व्यक्त की जाती है 2n+1, n-1, 2n+2, 2n-1। ट्राइसोमी व्यक्त की जाती है, किससे व्यक्त करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे एक्सप्रेस करते हैं ट्राइसोमी को। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये करते हैं अपन बिल्कुल 2n+1 से। तो 2n+1 कहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है ना ऑप्शन फर्स्ट में, तो राइट ऑप्शन पहला वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैंने पहले बोला था कि क्लाइफेंटर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम तीनों को अच्छे से पढ़ लेना। ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, हर एक लाइन पता होना चाहिए टर्नर सिंड्रोम के बारे में, डाउन सिंड्रोम के बारे में और क्लाइफेंटर सिंड्रोम के बारे में, और तीनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बना है, टर्नर सिंड्रोम वाले व्यक्ति में एक्स गुणसूत्र की संख्या होती है। एक्स गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, लगाओ दिमाग। टर्नर सिंड्रोम वाले व्यक्ति में एक्स क्रोमोसोम जो होता है ना, उसकी संख्या बतानी है। आशा करता हूं अगर आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में तो आंसर कर भी दिया होगा। वो होती है एक, कितनी होती है, एक होती है। तो ये कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन ए में, तो राइट ऑप्शन यही हो जाएगा और अपने आप को एक नंबर आप दे सकते हो। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन लेकिन इजी है, ब्लड के बारे में पढ़ा है आपने। ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन बनेगा, एक दो ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन बनेगा, लिख के रख लो। यदि माता पिता में एक का रुधिर वर्ग ए बी तथा दूसरे का ओ, एक का तो क्या है, जैसे मान लो कोई फादर है उसका तो ए बी हो गया, मदर का ओ हो गया, तो बच्चों में कौन सा रुधिर वर्ग नहीं हो सकता। अब इसका आंसर वही विद्यार्थी दे पाएगा जिसको पता है कि कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, पॉसिबल है। तो जब अपन ने ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा था तो क्या देखा था अपन ने, ए और बी हो सकता है, इसके भी चांस है, ठीक है। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, ये भी सही बात है। बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, ये भी सही बात है। लेकिन मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कभी भी ए बी और ओ नहीं होगा। तो ये कहाँ पे दे रखा है, तो पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है कि ए बी ओ, तो इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला वाला, ये नहीं होगा। मेंडल के नियम वगैरह पढ़े होंगे तो आ गया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन,
एक वर्णांध्र पुरुष का विवाह एक वाक स्त्री से हुआ, इस जोड़े की संतानें होगी। बताइए, पढ़ा होगा, और ये तो एनसीईआरटी में अच्छे से दे रखा है। अगर आपने पढ़ा नहीं तो आपकी गलती मान सकते हो आप। तो क्या पढ़ा था अपन लोगों ने? अपन लोगों ने पढ़ा था ऐसी कंडीशन में, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा इसमें वाक पुत्रियां तथा वर्णांध्र एक सामान्य पुत्र। कलर ब्लाइंड कैरियर डॉटर विथ कलर ब्लाइंड नॉर्मल बॉय, ये होगा। हाँ बिल्कुल, तो ये तो ऑप्शन डी में दे रखा है, तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऐसी कंडीशन में। और देखो कंडीशन अलग अलग हो सकती है, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। 12th में भी आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन ऐसे बनता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से अनुवांशिक लक्षण के जीन मानव में एक्स गुणसूत्र पर होते हैं? बताइए। सिकल सेल एनीमिया, रंजकहीनता, या फिर आपका जेजेंटिज्म। तो अपन ने क्या पढ़ा था, ये 3 ऑप्शन देख सकते हो आप। अनुवांशिक लक्षण के जीन मानव एक्स गुणसूत्र होते हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक अनिषेक जनन होता है, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस, किस में होता है? ये तो हर बच्चे को आना चाहिए, हर बच्चे को आना चाहिए। तो ये देखने को मिलता है हनी बी, मधुमक्खी में। तो राइट ऑप्शन आपका मधुमक्खी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रानीखेत रोग मुख्य पाया जाता है, तो ये पढ़ा था अपन लोगों ने। रानीखेत किस में पाए जाते हैं? मुर्गियों में, तो राइट ऑप्शन पहला वाला। इनमें से कौन सी अप्रवासी भारतीय मछली है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये 4 ऑप्शन देख लो पहले तो आप। पहला वाला तो है आपका ओस्प्रोनिमस, दूसरा कतला मछली, लेबियो रोहिता, और लेबियो कलाबासु। तो देखो कौन सी अप्रवासी भारतीय मछली है, तो वो है आपकी ओस्प्रोनिमस गोरेसी, याद रखना होगा आपको। ठीक है, तो पहला वाला सही है। मधुमक्खी के द्वारा मोम का अस्त्रावण की ग्रंथियों द्वारा होता है। ये 2 ऑप्शन यहाँ पे आपको चुनने होंगे, ये देखो आप। तो देखो, एक तो वर्कर्स और एब्डोमिनल ग्लैंड्स द्वारा होता है। श्रमिक की वर्कर की जो मधुमक्खी है ना, वर्कर, एक तो रानी होती है एक वर्कर होती है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? वर्कर एब्डोमिनल ग्लैंड्स। तो बी वाला सही है, ऑप्शन बी। कुक्कट की सामान्य बीमारी, रानीखेत भी है, ऑक्सीडियोसिस भी है, स्पायरोकिटोसिस भी है, तो ये तो सारी है ना, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी, ये सभी। आर्थोग्नेथस मुख्य सर्वप्रथम मानव के किस पूर्वज में पाया गया? तो ये क्या पढ़ा था? वही आपका क्रो मैग्नन मानव। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना एक बार क्रो मैग्नन को, क्वेश्चन बनेगा। क्रो मैग्नन मानव से देखो 2-3 क्वेश्चन तो यही बन गए। जनसंख्या विस्फोट के परिणाम,
तो देखो, जनसंख्या विस्फोट होगी तो ध्वनि का प्रदूषण होगा, जैव समुदाय का संकट होगा, और भौतिक वातावरण संकट भी होगा। ये सारी चीजें होगी, तो ये सभी डी सही है इसका। पाचन प्रक्रिया में डीएनए आरएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ने का कार्य कौन सा एंजाइम करते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यूक्लियोसिस, ऑप्शन डी। केंद्रक पीत की अंडा पाया जाता है, केंद्रक पीत की किसमें पाया जाता है? कीट में, ठीक है। प्रयोगशाला में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज किसके द्वारा बनाया जाता है? प्रयोगशाला में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है किसके द्वारा? अपने क्या पढ़ा था? अपने पढ़ा था हाइब्रिडोमा कोशिका। तो ये दे रखा ऑप्शन बी, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एचआईवी मुख्य रूप से किस कोशिका को नुकसान पहुंचाता है? डायरेक्ट आंसर करो, जल्दी करो। बी लिम्फोसाइट को, या फिर किलर टी सेल को, या फिर टी हेल्पर को? तो अपन ने पढ़ा था T4 हेल्पर सेल, इसी को नुकसान पहुंचाता है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अपना। ह्यूमलिन क्या है? ह्यूमलिन क्या है? ये चार ऑप्शन है आप लोगों के सामने। ह्यूमलिन के बारे में अपन ने पढ़ा था। और ये अपन को पता है कि मानव इंसुलिन हार्मोन होता है, ठीक है। लेकिन वो क्या होता है? व्यावसायिक स्तर पर तैयार किया गया, जो कमर्शियली तैयार किया गया, व्यावसायिक स्तर पर तैयार किया गया। तो ये पहला वाला ऑप्शन सही है, पहला वाला, व्यावसायिक स्तर पर तैयार किया गया मानव इंसुलिन। पास्चुराइजेशन है, पढ़ा था अपन लोगों ने, छोटी क्लासों में भी पढ़ा था पास्चुराइजेशन, छोटी क्लासों में भी पढ़ा था पास्चुराइजेशन। हाँ, सूक्ष्म जीवों को मारने की तकनीक होती है, सूक्ष्म जीवों को मारने की तकनीक। तो कहाँ पे दे रखा है? ये ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है, तो राइट ऑप्शन यही हो जाएगा आपका, पहला वाला। रासायनिक आधार पर जीवन की उत्पत्ति को सिद्ध करने के लिए प्रयोग यूरे एवं मिलर द्वारा किया गया था। उन्होंने अमोनिया के साथ क्या प्रयोग किया? तो उन्होंने किया था CH4 H2O और H2। अब ये CH4 कहाँ पे दे रखा है? साथ में H2O भी आना चाहिए और साथ में H2 भी आना चाहिए। ये अपन ने एनसीईआरटी में पढ़ा था। तो ये दे रखा है आपके ऑप्शन बी में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। देखो, थ्योरी पढ़ने की जरूरत है, वैसे आपने एनसीईआरटी अच्छे से किया होगा तो आ गया होगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, धरती की प्रारंभिक वातावरण में क्या स्वतंत्र अवस्था में उपलब्ध नहीं था? क्या नहीं था? हर बच्चे को पता है, O2 नहीं था, है ना, ऑक्सीजन। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। एनिलिडा मोलस्का के मध्य संयोजी कड़ी है। एनिलिडा मोलस्का के मध्य संयोजी कड़ी, तो वह है आपका नियोप्लाइना।
नियोप्लाइना कहाँ पे दे रखा है? ये ऑप्शन पहले वाले में दे रखा है, तो नियोप्लाइना राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपने भी इसी को चुना था तो 1 नंबर दे सकते हो। अगला क्वेश्चन, परिवर्धन के समय शुरुआत में अस्ने हृदय दिकोष्ठ होता है, यह क्रमशः 4 कोष्ठ के हो जाता है, इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो इसकी व्याख्या बायोजेनेटिक नियम के द्वारा की जा सकती है। वेरी गुड, बायोजेनेटिक नियम के द्वारा। हाँ, पहला वाला सही है। इनमें से कौन मनुष्य के अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग, वेस्टिकल ऑर्गन। तो देखो कौन कौन से नहीं है, पहले तो ये देखो, जो कर्तनक दांत होते ये भी नहीं है, रदनक दांत ये भी नहीं है, और दांत वगैरह तो है नहीं, तो चबाने में काम आएंगे। लेकिन ये जो होते ना विस्डम टीथ, जिसको आप डार्ट बोलते हो, ये अवशेषी अंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। मानव जाति का विकास का क्रम आपको बताना है और याद भी रखना है, एग्जाम में बन सकता है। पूरा याद होगा आपको, एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो आ जाएगा। लगाओ दिमाग। चौथा ऑप्शन भी देख लो, पहले तो ये 3 देखो आप, और ये चौथा ऑप्शन ये देख लो आप। तो अपने क्या पढ़ा था? सबसे पहले तो मछली, फिर आपका उभयचर, एम्फीबिया, सर्पिसरप, और फिर क्या आएगा बताओ? वेरी गुड, ये 4 ऑप्शन तो देख लिया आप लोगों ने अच्छे से। तो अपन ने देखा था एक तो सबसे पहले मछली, फिर उभयचर, फिर आपका सर्पिसरप, फिर मानव। तो ये ऑप्शन बी सही है इसका। सही है क्या? कर देना कंफ्यूज, ऐसा बिल्कुल आपको गलती नहीं करना। आपको लगेगा कि सब एक जैसा है, इसमें पक्षी तो आएगा ही नहीं, क्योंकि अपन उड़ने वाले थोड़ी है। ये गलती कभी मत करना। सबसे पहले आएगा मछली, उसके बाद उभयचर, उसके बाद सर्पिसरप, और उसके बाद मानव। ये कहाँ पे दे रखा है? मछली, उभयचर, सर्पिसरप, मानव। तो ये तो पहला वाला ही दे रखा है, तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहला वाला। फिश, एम्फीबिया, रिप्टेलिया, ह्यूमन। और 50वां क्वेश्चन, भिन्न भौगोलिक क्षेत्र में विकसित हुई जातियों को कहते हैं, क्या कहते हैं? अपन ने पढ़ा था एलोपेट्रिक जातियां। क्या कहते हैं? एलोपेट्रिक जातियां। तो एलोपेट्रिक कहाँ पे दे रखा है? ये दे रखा है आपके ऑप्शन सी में, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। वेरी गुड। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे